Hello students, welcome to my channel. Myself Dr. Barkha Singh. So today we'll be start with the ज्वर निदान अध्याय, right? So निदान स्थान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है चरक संहिता का, ठीक है। अगर आपने निदान स्थान पढ़ लिया तो आपको चिकित्सा स्थान पढ़ने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है ज्वर निदान अध्याय में आपको निदान पंचक के बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में वो ज्वर के निदान, उसके लक्षण, भेद के अनुसार उसका समप्राप्ति, ये सब उसका वर्णन करेंगे, ठीक है, और संक्षेप में चिकित्सा सूत्र भी बताएंगे, ठीक है। तो निदान स्थान, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो निदान स्थान है वो आचार्य माधव का श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। निदान स्थान के जो पर्याय बताए गए हैं वो है व्याधि संग्रह, ठीक है, और निग्रह स्थान। तो ये इसके पर्याय हैं, ध्यान रख लेना। पहले ही पूछे जाते थे इस पे क्वेश्चन, अब तो नहीं आते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चरक निदान में जो टोटल अध्याय हैं वो हैं 8, ठीक है। अष्टांग हृदय में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको जो चैप्टर्स मिलेंगे टोटल वो वहाँ मिलते हैं 16, और सुश्रुत निदान में भी टोटल चैप्टर्स कितने हैं 16, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं श्लोक 3, देखिए। यही खलु हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदानम इति अर्थांतरम। तो यहाँ पर जो है निदान जो है उसके पर्याय बताए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से पर्याय होते हैं। तो इनमें सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात की जाए तो वो है प्रत्यय, समुत्थान और आयतन, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं और रिसेंट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तत्त्रिविधम, उसके बाद में ये भेद बताते हैं कि निदान जो है 3 प्रकार का है, असात्म्य इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। तो असात्म्य इंद्रिय संयोग क्या है कि जो इंद्रियां हैं वो अपने अर्थों के साथ में समरूप से जुड़ी हुई नहीं हैं, तो या तो आपका हीन योग हो रहा है, मिथ्या हो रहा है, या फिर अतियोग हो रहा है। प्रज्ञा अपराध में क्या है कि धी धृति स्मृति, इनका विभ्रंश हो जाना, यही प्रज्ञा अपराध है। और परिणाम क्या है, तो परिणाम से मतलब लिया गया है काल को, ठीक है। तो काल जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो नित्यक है और एक आपका अवस्थिक है। अवस्थिक में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऋतु अनुसार हो सकता है ना, और नित्यक में क्या आएगा, वय अनुसार, जो आपके देखने को मिलता है कि बाल्यावस्था में कफ का काल होता है ना, मध्य अवस्था में पित्त का होता है, और वृद्ध अवस्था में वात का, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ तक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर ही ध्यान रख लो कि निदान के और भी कुछ भेद आते हैं, कौन कौन से हैं वो देख लो, जैसे कि दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार के हेतु बताए गए हैं। तो समवायी मतलब क्या होता है, अपृथक भाव, जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना। तो समवायी कारण क्या होगा, दोष होंगे हमारे, है ना। कोई भी रोग होगा, चाहे से वो मानसिक हो चाहे से वो शारीरिक हो, वहाँ पर हमारे दोषों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, तभी व्याधि होगी। तो वो अपृथक भाव है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, इसीलिए उसको बोला गया समवायी। नेक्स्ट देखो, असमवायी। तो असमवाय में क्या ले सकते हो, जो हमारे दोष हैं उनका दूसरों के साथ इन्वॉल्वमेंट होना, है ना। तो दोष दूष्य समूर्छना जो होती है ना, वो असमवायी कारण मानी गई है, ठीक है। निमित्त क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि जो भी आप जो है आहार विहार लेते हैं, है ना, जो अपथ्य सेवन करते हैं, वो सारा निमित्त में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से भेद हो सकते हैं, बाह्य हेतु, है ना, और अभ्यंतर हेतु, ठीक है। तो बाह्य हेतु कौन कौन से होंगे, जो आपने बाहर से जो आप ले रहे हो, है ना, जैसे कि जिसमें मैंने बात की आहार विहार। और अभ्यंतर हेतु कौन से हैं, दोष या दूष्य या मल, है ना, जो भी
रोग की उत्पत्ति करने में सहायक हो रहे हैं, तो वो अभ्यंतर हेतु हो गया। ठीक है, एक ये भेद हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, उत्पादक और व्यंजक हेतु। उत्पादक हेतु में क्या आप ले सकते हो, जैसे कि हेमंत ऋतु चल रही है ना, तो हेमंत ऋतु में अगर आप मधुर रस का सेवन कर रहे हो तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कफ बढ़ेगा, है ना, तो वो हो गया उसका उत्पादक हेतु। ठीक है, व्यंजक में क्या हो जाएगा कि जो वसंत ऋतु है तो वहाँ पर कफ का कोप होता है ना, तो हेमंत में संचित हुआ था लेकिन कोप कब हो रहा है, वसंत में हो रहा है ना। किसकी वजह से हो रहा है, सूर्य के ताप की वजह से हो रहा है ना। अगर सूर्य नहीं होता तो जो संचित हुआ कफ है वो पिघल पाता नहीं ना, है ना। तो जो विलयन है वो किसकी वजह से हुआ, सूर्य ताप की वजह से हुआ। तो जो व्यंजक है, जो कैटलिस्ट है, वो हो जाएगा आपका सूर्य ताप यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी भेद है, इंपॉर्टेंट है, उत्पादक, व्यंजक, बाह्य, अभ्यंतर। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है अनुबंध्य और अनुबंध। ठीक है, तो जो अनुबंध्य है वो है प्रधान, ठीक है, जबकि जो अनुबंध है वो है अप्रधान हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फिर उन्होंने 4 प्रकार के हेतु और बताए हुए हैं, जैसे कि सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, है ना, और प्रधानिक। ठीक है, तो सन्निकृष्ट मतलब क्या है, समीप होना, है ना, समीपस्थ, यानी कि जो नियर जो हेतु है वो हो जाएगा आपका सन्निकृष्ट हेतु। ठीक है, विप्रकृष्ट मतलब दूरस्थ हेतु। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ज्वर रोग हुआ है ना, लेकिन अगर माइथोलॉजिकल स्टोरी देखें तो वो किसकी वजह से हुआ है, रुद्रकोप की वजह से हुआ है ना, रुद्रकोप की वजह से हुआ है। तो रुद्रकोप जो है वो हो जाएगा ज्वर का विप्रकृष्ट निदान, दूरस्थ निदान है वो, है ना। व्यभिचारी मतलब क्या है, तो देखो नाम में ही छुपा हुआ है व्यभिचारी, यानी कि चरण करने वाला। ठीक है, तो जो दुर्बल हेतु अगर होंगे तो व्याधि नहीं हो पाएगी, है ना। तो व्याधि का होना ना होना ये वहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर दोष होंगे दुर्बल तो व्याधि थोड़ी ना हो पाएगी, है ना। तो इसीलिए बोला व्यभिचारी, चरण करने वाला। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है प्रधानिक, तो प्रधानिक में आप सभी को पता होगा जो प्रधान हेतु हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं प्रधान निदान से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोलते हैं वो, विष। ठीक है, विष सेवन, तो ये हो गया प्रधान निदान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं श्लोक नंबर 4। तो अतिस्त्रिविधा व्याधि, तो यहाँ पे वो बोल रहे कि जो व्याधि है वो 3 प्रकार की हो सकती है ना। कैसे कैसे, आग्नेय, सौम्य, वायव्यश्च। ठीक है, द्विविधश्च अपरई राजसः तामश्च। ठीक है, यहाँ पे सत्व क्यों नहीं आया, क्योंकि वो दोष नहीं है, वो शुद्ध मन है। ठीक है, इसीलिए सत्व को नहीं काउंट करते हैं यहाँ पे दोषों में। ठीक है, तो जो शारीरिक दोष है हमारे वो 3 प्रकार के हो गए, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। अब आपको पूछना चाहिए कि हम पूरे जो अपने आयुर्वेद के जगह पे हैं वो हम क्या सीक्वेंस पढ़ते हैं, वात, पित्त और कफ, है ना। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस आचार्य चरक क्या रखने हैं, आग्नेय, सौम्य, वायव्य। और जब भी हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो वहाँ पर सीक्वेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि पित्त को पहले रखा है उन्होंने, है ना। क्यों रखा होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, ज्वर निदान। ठीक है, और आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि ऊष्मा के बिना ज्वर नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले क्या रखा उन्होंने, आग्नेय। दूसरा क्या है, सौम्य। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर कफ लिखा हुआ है ना। तो आप जब आगे चल के संप्राप्ति पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ज्वर की, तो वहाँ पर बताया हुआ है कि जो दोष कुपित हो रहे हैं वो बाद में जाके अमाशय में स्थित हो जा रहे हैं, है ना, अमाशय में स्थित हो जा रहे हैं। तो अमाशय किसका स्थान है, ऊर्ध्व अमाशय बेसिकली कफ का स्थान है ना। तो इसीलिए जो दूसरा यहाँ पे जो व्याधि का भेद बताया हुआ है वो कफ प्रभूत बताया हुआ है। और लास्ट में आता है हमारा वात, है ना, वात के बिना तो कुछ चीज़ है ही नहीं। तो ध्यान रखना यही सीक्वेंस, पित्त, कफ, वात। ज्वर का जो आत्म लक्षण है ना, स्वतंत्र लक्षण है, वो क्या है, शारीरिक और मन में, मानसिक, है ना, उसमें संताप का होना। तो इस वजह से पहले आया पित्त
उसके बाद आमाशय में जो है ज्वर का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, स्थान संशय आमाशय है इसीलिए आया कफ, और बाद में आता है वात। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 5। तो यहाँ पर जो है व्याधि के पर्याय बताते हैं। तत्र व्याधिरामयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इति अर्थांतरम। ठीक है, तो यहाँ पर व्याधि के पर्याय बताए हैं। टोटल कितने हैं? 8 बताते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने भी कुछ पर्याय बताए हैं, इम्पॉर्टेंट है। उनमें अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो आता है आबाध। आबाध यानी कि बाधा उत्पन्न करने वाला। किस में बाधा उत्पन्न करेगा? आप जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हो बॉडी की, है ना, चाहे से वो मेंटली हो, फिजिकली हो, है ना, कुछ भी हो, मतलब बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं नॉर्मली, वो उनमें बाधा उत्पन्न करना, दैट इज आबाध। ठीक है, तो वो भी व्याधि का पर्याय होता है अष्टांग हृदय के अनुसार। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अब यहाँ पर विमर्श में कुछ इसमें जो है एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किसको क्या क्यों बोला गया है ना, पर्याय यूज क्यों की गई। तो देखो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है आमय, है ना, तो ध्यान से देखो फर्स्ट वर्ड क्या है? आम। ठीक है, तो आम से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अपक्व धातुएं हैं उनसे उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाएगा? आमय। ठीक है, गद। तो आपको पता ही है, अगध पढ़ते हैं ना हम, तो जो गद है वो किसके लिए लिया गया है? विष के लिए लिया गया है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आतंक। तो आतंक हम आजकल बहुत वैसे भी सुनते रहते हैं ना, तो आतंक होना किसी का, नाम से कितना भय लगने लगता है ना, डर लगता है कि अरे उसका आतंक हो रखा है किसी पर्टिकुलर जगह पे, है ना, तो आतंक से हम ले सकते हैं भय। ठीक है, और यक्ष्मा, तो यक्ष्मा जो है वो बेसिकली राज्यक्ष्मा से ले सकते हैं आप। ठीक है, सिंड्रोम जो टीबी का पूरा सिंड्रोम होता है उससे ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्लोक 6 पे आ जाइए। श्लोक 6 में क्या बोल रहे हैं? तस्य उपलब्धि। तस्य मतलब किसकी उपलब्धि की बात कर रहे हैं, है ना। अभी क्या पढ़ के आ रहे हो ऊपर आप? व्याधि, है ना। तो ऊपर आप क्या पढ़ के आ रहे हो? व्याधि, है ना। तो यहाँ पे तस्य से लिया गया है व्याधि। तस्य उपलब्धि यानी कि उसको जो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो उसका ज्ञान। निदान पूर्व रूप लिंग उपशय समप्राप्ति। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी अगर आपको व्याधि तक पहुँचना है ना, अगर आपको डायग्नोसिस बनाना है तो उसके लिए आपको समप्राप्ति घटक पता होने चाहिए, है ना, तभी आप व्याधि तक पहुँच पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 7। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है निदान का पता होना चाहिए। देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे कि अगर आपने निदान मिस कर दिया तो आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम देखते हैं घृतरसी, है ना। ठीक है, घृतरसी रोग देखते हैं, तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा नर्व कंप्रेशन होता है ना, सियाटिक नर्व कंप्रेशन होता है। ठीक है, अब नर्व कंप्रेशन बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि पेशेंट जो है उसको हो गया ट्रॉमा, हो सकता है रोड एक्सीडेंट हो गया हो, है ना, तो उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि पेशेंट की जो पोस्चर था वो ढंग से नहीं रखता हो, पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो, है ना। तीसरा क्या हो सकता है कि वो वात प्रधान जो है आहार विहार खा रहा हो, है ना। तो कितने ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब तक आपको निदान नहीं पता होगा तो आप जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ट्रॉमा की बात होगी तो कौन कौन से दोष इन्वॉल्व हो सकते हैं? वात और रक्त। तो आपको ऐसे द्रव्य चूज़ करने हैं जो वात का शमन तो करे लेकिन साथ साथ रक्त का शोधन भी करे, है ना। पोस्चरल डिफॉर्मिटी होगी अगर उसकी वजह से अगर पेशेंट का नर्व कंप्रेशन हुआ है तो उसके पोस्चर को करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो फीवर, जो चल रहा है चैप्टर उसके बारे में बात कर लेते हैं। फीवर, है ना, तो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे होने वाला जो फीवर होगा वो क्या कहलाएगा? शोकज ज्वर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप चिकित्सा करोगे वो वात संभूत चिकित्सा करोगे, वात को ध्यान रख कर करोगे।
अगर श्रमज ज्वर हुआ है, किसी ने कुछ ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया, तो वहाँ पर भी वात दोष जो है कुपित हुआ होगा पहले। पित्त हुआ होगा, पित्त का तो होना ज़रूरी है, क्योंकि अष्टांग हृदय ने पहले ही बता दिया कि संताप जो है, कि ज्वर का जो आत्म लक्षण है वो क्या है, संताप होना, है ना। तो वहाँ पर पित्त का होना तो ज़रूरी है ही सही, लेकिन हुआ किसकी वजह से, तो यहाँ पर जो है इन केसेस में वात दोष की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं, श्लोक नंबर 8 देखिए। तो यहाँ पर बोलते हैं पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। तो पूर्व रूप की बात करें, प्रीजेंटिव सिम्टम्स, है ना। तो व्याधि के पहले होने वाले जो सिम्टम्स हैं वो पूर्व रूप कहलाते हैं। प्राग, प्राग मतलब होता है पहले, ठीक है। तो आचार्य चरक ने जो टर्म यूज़ करी है पूर्व रूप के लिए वो बोलते हैं क्या, प्राग उत्पत्ति, है ना, प्राग उत्पत्ति। जबकि जो आचार्य सुश्रुत हैं वो यूज़ करते हैं अन्य लक्षण, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज याद रख लेना ज़रूरी होती हैं ये, ठीक है। और जबकि अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, उत्पत्ति सुरामया, ठीक है। तो ये सभी ने जो है अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज दी हैं पूर्व रूप के लिए। नेक्स्ट यहीं पर ही ध्यान रख लेना कि जब माधव निदान जब वर्णन कर रहे हैं तो माधव निदान बोलते हैं भावी व्याधि प्रबोधकम, है ना, कि होने वाली व्याधि, भावी मतलब फ्यूचर में होने वाली व्याधि का प्रबोधन, ज्ञान कराने वाले लक्षण जो हैं, ठीक है। और